हेलो स्टूडेंट, मैं तुम्हारी हिंदी टीचर अर्चना राय तुम्हें व्याकरण से पाठ 14 क्रिया के बारे में समझाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, क्रिया किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या किए जाने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या किए जाने की जानकारी मिलती है उसे क्रिया कहा जाता है। अब आगे देखते हैं बच्चों, क्रिया के भेद। क्रिया का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो देखो यहाँ पर क्रिया के भेद। क्रिया का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर। तो बच्चों हम देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। आगे हम देखेंगे अकर्मक क्रिया क्या है। जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे छात्र भाग रहे हैं, अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिस क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के साथ होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हम देखते हैं बेटा अकर्मक क्रिया के भी कितने भेद हैं। अकर्मक क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद हैं, पूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक। अब देखो पूर्ण अकर्मक क्रिया क्या है। पूर्ण अकर्मक क्रिया, पूर्ण अर्थात जो अपने आप में पूर्ण हो। जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें पूर्ण अकर्मक कहा जाता है। इन क्रियाओं से कर्ता की स्थिति, अवस्था अथवा दशा का बोध होता है। जैसे रमा जी कुर्सी पर बैठी हैं। रमा किस पर बैठी है? कुर्सी पर। ठीक है। अब आगे देखेंगे हम अपूर्ण अकर्मक क्रिया। जिन अकर्मक क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता प्रधान न होकर किसी अन्य पूरक कर्म की आवश्यकता पड़ती है उन्हें अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे बच्ची बीमार है। बच्ची कैसी है? बीमार। तो बीमार से शब्द से पता चला कि बच्ची अस्वस्थ है। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं बेटा सकर्मक क्रिया क्या है। अभी हमने देखा कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के भेद। अब हम देखेंगे सकर्मक क्रिया। जिन क्रिया शब्दों के व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन क्रिया शब्दों का संबंध कर्म से होता है ऐसी क्रियाओं को सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने मारा किसको? रावण को। तो यह क्रिया सकर्मक क्रिया हुई। सकर्मक क्रिया के भी भेद देखो। सकर्मक क्रिया के भेद हैं पूर्ण सकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की तरह यह सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की मानी गई है, पूर्ण सकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। पूर्ण सकर्मक क्रिया क्या है? जैसा कि नाम से ही तुम देख रहे हो, जहाँ कर्म स्पष्ट हो वहाँ पूर्ण सकर्मक क्रिया है। जैसे समीर पत्र लिखता है, यह कर्म जो है क्लियर है, स्पष्ट है, तो यह लिखता है क्रिया पूर्ण सकर्मक क्रिया है। पूर्ण सकर्मक क्रिया को भी दो प्रकार का माना गया है, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या है बच्चों? जिन वाक्यों में केवल एक कर्म रहता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे प्रवीण अखबार पढ़ता है। द्विकर्मक क्रिया, जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे माँ लड़की को खाना देती है। राधा ने गुरु को गीत सुनाया। लड़की को खाना देना, इसमें दो कर्म है। जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बेटा रचना के आधार पर क्रिया के भेद। अभी हमने देखा कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित भेद हैं। मुख्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया,
प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। अर्थात रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद माने गए। तो मुख्य क्रिया क्या है बच्चों? वाक्य में मात्र एक क्रिया का प्रयोग हो अथवा एक ही क्रिया से किसी क्रिया से अर्थ स्पष्ट हो जाए। जो उस वाक्य में कहा जा रहा है, एक ही क्रिया का प्रयोग करने से जहाँ अर्थ स्पष्ट हो जाए वह क्रिया मुख्य क्रिया कही जाती है। जैसे बच्चे गए, गए शब्द क्रिया रूप है, धातु रूप है, जो बता रहा है कि बच्चे चले गए। ठीक है। अब है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या है बच्चों? दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं होती हैं। जैसे वे चले गए, वे चले गए, चलना और जाना, इसमें 2 क्रिया है। आगे देखो लिखा है जिनमें प्रथम क्रिया मूल क्रिया कहलाती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में 2 क्रियाएं प्रयुक्त हो रही हैं, जिनमें प्रथम क्रिया मूल क्रिया कहलाती है तथा दूसरी क्रिया को सामान्य अथवा रंजक क्रिया कहा जाता है। ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं, उन लोगों ने देखा मुख्य क्रिया और संयुक्त क्रिया। अब हम देखेंगे नाम धातु क्रिया क्या है। नाम धातु क्रियाएं मूल धातुओं से अलग शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। नाम का अर्थ होता है संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण। जब इनका प्रयोग धातु की तरह किया जाता है तब यह नाम धातु कहलाती है। जैसे हाथ संज्ञा शब्द है, इससे बना शब्द हथियाना। देखो ध्यान से, संज्ञा शब्दों से नाम धातु क्रियाएं कैसे बनी है। जैसे शर्म से शर्माना, चमक से चमकाना, धिक्कार से धिक्कारना इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं। आगे दिया गया इसमें संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण से मिलकर के यह नाम धातु क्रियाएं बनती है। सर्वनाम पदों से नाम धातु क्रियाएं अपना, अपनापन, अपनाना। विशेषण पदों से नाम धातु साठ, साठ है ना, चिकना, नरम, मोटा, इससे ये सारे शब्द बने हैं। अव्यय पदों से नाम धातु क्रियाएं, देख रहे हो ये सारे शब्द लिखे हो। हिन हिन, हिन हिनाना, थर थर, थर थराना, टिम टिम, टिम टिमाना। तो ये टिमटिमाना शब्द नाम धातु क्रियाएं हैं। अब हम देखेंगे बेटा प्रेरणार्थक क्रिया। चौथी क्रिया है रचना के आधार पर प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखो बेटा प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है। प्रेरणा का अर्थ है प्रेरित करना। जिन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने को प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। प्रेरणार्थक क्रिया में प्रायः 2 कर्ता देखने में आते हैं। देखो बेटा, प्रेरणा का अर्थ है प्रेरित करना। जिन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए मोटिवेट करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में प्रायः 2 कर्ता देखने में आते हैं। एग्जाम्पल देखो, दादाजी अनु को पानी लाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसमें 2 कर्ता हैं, प्रथम कर्ता, द्वितीय कर्ता। एक चीज और दिखाई दे रहा है, प्रेरणार्थक क्रिया के 2 रूप दिखाई देते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है बेटा? वाक्य में जब कर्ता स्वयं कार्य करने के लिए उपस्थित रहता है और स्वयं को प्रेरणा देता है तब उसे प्रधान कर्ता या प्रथम प्रेरणार्थक कहते हैं। जैसे अध्यापक पाठ पढ़ाता है, हिमांशु गीत सुनाता है, ये क्रियाएं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कही जाएंगी। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य न कर सके और किसी अन्य को कार्य करने को प्रेरणा दे तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को नौकरानी से दूध पिलवाती है, मालिक ने माली से फूल तोड़वाए। ये सारे एग्जाम्पल बता रहे हैं कि यह प्रेरणार्थक क्रिया के एग्जाम्पल हैं। अब अंतिम बेटा 5वां है पूर्वकालिक। ध्यान से देखना, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयोग में आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयोग में आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है तथा
सदैव कर के साथ प्रयोग में लाई जाती है। जैसे वे चले गए पढ़ाकर, वे पढ़ाकर चले गए। मुख्य क्रिया क्या है? चले गए। उसके पहले क्या आ रहा है? पढ़ाकर। पढ़ाना क्रिया है, तो मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया आती है उसे पूर्वकालिक कहते हैं। जैसे पढ़ाकर शब्द पूर्वकालिक क्रिया है और ये करके प्रयोग किया जाता है। बच्चा खेल कर आया, बच्चा आया कैसे? खेल कर। ठीक है, तो अतः कर लगी क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाएगा। तो ये था बेटा क्रिया के बारे में तुम्हें जानकारी दी गई, क्रिया की परिभाषा बताई गई। उसके बाद क्रिया का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर दो क्रियाएं हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद बताए गए। अब आगे देखो, तुम्हारे बेटा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज भी कर लेना, अपनी बुक में भर लेना और कॉपी में भी कर लेना। ठीक है, ये सारे एक्सरसाइज तुम्हें दिखा रहे हैं, तुम्हें अपने लेसन से तुम्हें हेल्प मिलेगी और इसको सब भर लेना। ठीक है, हमें पूरा विश्वास है कि जो कुछ तुम्हें समझाया गया वो समझ में जरूर आया होगा। फिर हम मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।